हम समाजवाद गांधीवाद दोनों सिद्धांतों को दोनों ही दर्शन को देखेंगे। देखिए समाजवाद और गांधीवाद हमें आज भी समझना है और हम इसे कल भी समझेंगे, लेकिन आज हम इसे बड़े बेसिक स्तर पर समझेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि दोनों की विचारधाराएं ठीक है किन किन अर्थों में एक जैसी हैं और कहाँ कहाँ ठीक है वह दोनों में असमानता है, कहाँ कहाँ दोनों में ठीक है भिन्नता है। समानता और दोनों में असमानता मतलब भिन्नता, दोनों के ही बारे में हम लोग एक बार कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझेंगे कि एक्चुअली जो समाजवादी विचारधारा है वो क्या है और गांधीवादी विचारधारा है वो क्या है। गांधीवादी विचारधारा का मूल और समाजवादी विचारधारा का मूल दोनों का क्या है, ठीक है। और अगर आज ही आपका क्लियर हो गया तो ठीक है, फिर कल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे मुझे लगा कि आज क्लियर नहीं होगा आज, लेकिन इनके बारे में बड़ा बेसिक सी चीज है और कल इनके हम जो टेक्निकल वर्ड है ना, टेक्निकल वर्ड समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में कई बार एग्जाम में टेक्निकल शब्दों को पूछता है। जैसे समाजवाद की चार अवस्थाएं क्या है, तो शुरुआत होती है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से, ठीक है। वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है, तो ये टेक्निकल टर्म है, ठीक है। इन टर्मों को समझने के लिए हमें थोड़ा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि आखिर समाजवाद होता क्या है, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी लोगों का। आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, है ना। आइए सबसे पहले आप ये देखेंगे समाजवाद, ठीक है। सोशलिज्म, सोशलिज्म हमें ये विचारधारा समझनी होगी कि व्हाट इज सोशलिज्म, समाजवाद होता क्या है, ठीक है। इसका तात्पर्य क्या है, इसका क्या है समाजवाद का, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि इस विचारधारा के जो प्रतिपादक है वह कार्ल मार्क्स है। इस विचारधारा के जो प्रतिपादक हैं वह कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स। हालांकि कार्ल मार्क्स के साथ साथ ठीक है उनके एक और सहयोगी हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक, ठीक है, एंगल्स, फ्रेडरिक एंगल्स। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स इन दोनों ने एक किताब लिखी 1848 में, ठीक है। और इस किताब का नाम था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इस बुक का नाम था, मेरे प्यारे बच्चे मेरी बात समझ रहे हैं, एक बुक लिखी था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में, और वहां से जो है ना समाजवाद का जो दर्शन है वह हमें दिखाई देता है। देखिए समाजवाद है क्या, ठीक है। तो ये समानता पर आधारित एक विचारधारा है, बिल्कुल सीधी सी बात। ये क्या है समाजवाद, भैया जी समाजवाद समानता पर आधारित एक विचारधारा है, समानता पर आधारित विचारधारा। तो समानता पर आधारित विचारधारा ठीक है समाजवाद कहलाती है। समानता भैया जी किस तरह की समानता, तो समानता आर्थिक, समानता राजनीतिक। ये दो प्रकार की समानता के बारे में बात करती है। एक आर्थिक समानता के बारे में बात करती है, दूसरा ये राजनीतिक समानता के बारे में बात करती है, राजनीतिक समानता के बारे में बात करती है। आर्थिक और राजनीतिक दो प्रकार की समानता के बारे में चर्चा करती है। अब कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि जब राज्य का जन्म हुआ तो राज्य के जन्म के समय सब समान थे। एक राज्य के जन्म के समय, राज्य का जब अस्तित्व हुआ तो उस समय सब समान थे। लेकिन इसी समय एक ऐसा वर्ग जो कि ठीक है चालाक था और बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी था, उसने समाज के संसाधनों पर बलपूर्वक अधिकार करना शुरू किया। उसने संसाधनों को अपने लिए संरक्षित किया और अधिक से अधिक संसाधनों का अपने हित में प्रयोग करते हुए ठीक है उन संसाधनों को अपने हित में लेते हुए उत्पादन करना आरंभ कर दिया, ठीक है। तो एक ऐसा वर्ग समाज का ठीक है जिसके पास संसाधन बहुत अधिक है, लेकिन ये वर्ग कैसा है, ये ऐसा वर्ग है, ये ऐसे लोगों से मिलकर बना हुआ है जो बहुत महत्वाकांक्षी है, जो बहुत चालाक है, जो बहुत चतुर है ना। और उनके लिए अपने हित ही प्राथमिक है, उनके लिए अपने हित ही प्राथमिक है, उन्हें दूसरों के हित से किसी भी तरह का कोई भी मतलब है नहीं। तो इन लोगों ने देखिए जब संसाधनों को अपने अधिकार में रखकर संसाधनों पर कब्जा करके उत्पादन करना प्रारंभ किया, ठीक है, तो उत्पादन करने के संदर्भ में मजदूरों के, श्रमिकों की आवश्यकता हुई। और मजदूरों और श्रमिकों के रूप में वही लोग इन्होंने देखिए यहाँ पर लगाए काम में जिनके संसाधनों पर इन्होंने कब्जा किया था, जिनकी भूमि पर इन्होंने कब्जा किया था, उनको इन्होंने अपनी फैक्ट्री में, अपने कारखानों में मजदूर बना दिया और फिर मजदूर बनाने के बाद उनसे उत्पादन कार्य कराया। अब जब इन्होंने उत्पादन कार्य कराया तो कराने के उपरांत बच्चे क्या हुआ कि जो मजदूर थे, जो श्रमिक थे, उत्पादन के उपरांत ठीक है इनको केवल इतना ही पारिश्रमिक मिलता था जिससे कि अपना जीवन यापन कर सकते थे और इसके अलावा कुछ भी नहीं। केवल जीवन यापन करने लायक ही संसाधन इनके पास रहे, केवल जीवन यापन करने लायक ही संसाधन इनके पास रहे मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना। ये इतना ही केवल कमा पाते थे जिससे कि इनके दो वक्त की दाल रोटी चल पाती। इसके अलावा इनके जीवन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ। इनके बाद इनकी आगे आने वाली पीढ़ी वो इसी तरह से मजदूर और श्रमिक बनी रही। लेकिन एक ऐसा वर्ग ठीक है जो उत्पादन करवा रहा था ठीक है उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी और ज्यादा संपत्तिशाली होती हुई चली गई, और ज्यादा संपत्तिशाली होती हुई चली गई। तो ये कहते हैं कि ये जो असमानता है ठीक है इस असमानता को समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक ये समाज में इस तरह की असमानता रहेगी तो समाज में दो स्पष्ट वर्ग रहेंगे। एक वर्ग रहेगा शोषक वर्ग और एक रहेगा शोषित वर्ग, ठीक है। एक होगा शोषित वर्ग, शोषित वर्ग, और दूसरा होगा शोषक वर्ग, शोषक वर्ग, ठीक है। तो ये बेटा समाज में दो प्रकार के वर्गों के बारे में बात करते हैं कि समाज में दो वर्ग हैं, समाज में दो वर्ग हैं, दो वर्ग हैं। और जो समाज में दो वर्ग हैं वह है शोषित और शोषक। अभी जो शोषक वर्ग है ये संपत्तिशाली वर्ग है। शोषक वर्ग बेटा कैसा है, ये संपत्तिशाली वर्ग है, शाली वर्ग है, ठीक है। ये महत्वाकांक्षी है, महत्वाकांक्षी है और ठीक है चालाक वर्ग है। हालांकि चालाक शब्द यहाँ पर प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन अच्छा नहीं रहेगा। ये महत्वाकांक्षी और स्वार्थी वर्ग है, आप ये लिखेंगे महत्वाकांक्षी और स्वार्थी वर्ग है, ठीक है। इसके अपने हित प्राथमिक है, इसके अपने हित प्राथमिक है और शेष द्वितीयक, अपने हित प्राथमिक है और शेष जो है ठीक है शेष द्वितीयक वर्ग है, ठीक है, द्वितीयक है, शेष द्वितीयक, अपनी हित प्राथमिक है। इसने क्या किया यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे, किसने, समाज के संसाधनों पर, संसाधनों पर अनैतिक रूप से अधिकार कर, समाज के संसाधनों पर अनैतिक रूप से अधिकार कर, अधिकार कर, अधिकार कर, उनका अपने हित में प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया है, उनका अपने हित में प्रयोग करना आरंभ कर दिया, उनका अपने हित में प्रयोग किया, ठीक है, अपने हित में प्रयोग करना आरंभ किया, जिससे कि समय के साथ बच्चे ये संपत्तिशाली बनता हो गया। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता हुआ चला गया ये वर्ग संपत्तिशाली बनता गया। दूसरा है शोषित वर्ग। शोषित वर्ग कौन से बचते, मजदूर और श्रमिक वर्ग, मजदूर और श्रमिक वर्ग, ये शोषित वर्ग है, ठीक है बच्चे। मजदूर और श्रमिक वर्ग ये मेहनती और स्वार्थवाद की प्रवृत्ति से, ये मेहनती और स्वार्थवाद की प्रवृत्ति से, प्रवृत्ति से
परे है, मेहनती है और इस स्वार्थवाद की प्रवृत्ति से बच्चे परे है। ये मेहनती है और इस स्वार्थवाद की प्रवृत्ति से परे है। ठीक है, ध्यान रखना, मेहनती है और स्वार्थवाद की प्रवृत्ति से बच्चे परे है। ये कैसा वर्ग है? ठीक, मेहनती है और स्वार्थवाद की प्रवृत्ति से परे है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, इसके लिए अपने हित प्राथमिक नहीं है, अपने हित प्राथमिक नहीं है। तुमने गांव में देखा होगा एक भोला भाला आदमी, ठीक है ना, अगर आप उसे अपने यहाँ ले जाओ, चलो हमारे यहाँ काम करवा दे, तुम्हारे यहाँ चला जाएगा। फिर किसी दूसरे के यहाँ ले जाओ, दूसरे का काम करने चला जाएगा, लेकिन अपने यहाँ काम हुआ या नहीं, ठीक है, इसका इसे कोई मतलब ही नहीं बचे, इसका इसे कोई ध्यान ही नहीं कि अपने यहाँ काम हुआ या नहीं। इसके लिए दूसरे के जो हित है, दूसरे के हित के लिए प्राथमिक है और अपने हित के लिए प्राथमिक नहीं है, मेहनती और स्वार्थवाद की प्रवृत्ति से परे है। ये बच्चे शोषित वर्ग है, ये मजदूर और श्रमिक वर्ग है, जिसके पास संसाधनों की कमी है, संसाधनों की कमी है, ना भूमि है, ना कारखाना है, ठीक है, ना ही बच्चे किसी प्रकार की कोई संपत्ति है। ठीक है, भूमि और संपत्ति का सर्वथा अभाव है, इसके पास भूमि और संपत्ति का सर्वथा अभाव है। भूमि और संपत्ति का इसके पास सर्वथा अभाव है। ये बात ध्यान रखना, अपने हित प्राथमिक नहीं है, ठीक है, इसके पास संसाधनों की कमी है, इसके पास संसाधनों की कमी है मेरे प्यारे बच्चे, और भूमि और संपत्ति का इसके पास हमेशा से अभाव है। ये क्या करता है बच्चे? ठीक है, अन्य की भूमि या कारखानों पर, अन्य की भूमि या कारखानों पर मजदूरी करके जीवन यापन करता है, मजदूरी करके जीवन यापन करता है, जीवन यापन करता है। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चे? देखिए, समाज में वर्गों का उदय हुआ। बताओ इसके कारण क्या हुआ? आप बताएंगे बच्चे। अगर समाज में दो वर्ग हैं, जिसका मतलब क्या है कि बच्चे एक शोषक वर्ग है, एक शोषित वर्ग है। शोषित वर्ग जिसका शोषण हो रहा है और जो शोषण कर रहा है वह शोषक वर्ग। तो शोषक वर्ग को उन्होंने कहा कि ये बुर्जुआ है। ये कौन है बच्चे? ये बुर्जुआ है। ठीक है, जिसके पास संसाधन है, जिसके पास ठीक कारखाने हैं, जिसके पास भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो अपनी ठीक दूसरों को मजदूरी करवा रहा है। ठीक है, ये जो बुर्जुआ है ये संपत्तिशाली होता चला जा रहा है समय के साथ, और ज्यादा संपत्तिशाली, और ज्यादा संपत्तिशाली, और एक ज्यादा समय के साथ और ज्यादा गरीब, और ज्यादा गरीब होता चला जा रहा है। ये सर्वहारा वर्ग है, ये सर्वहारा वर्ग है, ये सर्वहारा वर्ग है, और ये बुर्जुआ वर्ग है। तो बच्चे कार्ल मार्क्स और जो फ्रेडरिक हैं, ये दोनों क्या चाहते हैं? ये दोनों चाहते हैं बच्चे कि समाज में समानता स्थापित होनी चाहिए। इन दोनों का मानना है कि समाज में समानता स्थापित होनी चाहिए, समाज में समानता स्थापित होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, और इसके लिए समानता स्थापित होनी चाहिए, और इसके लिए यह है, ठीक है ना, वर्ग का, ठीक है ना, उन्मूलन करने की बात कहते हैं, उन्मूलन करने की बात कहते हैं कि वर्ग ही नहीं होगा। जब समाज में बेटा वर्ग ही नहीं होंगे, जब समाज में कोई बुर्जुआ और कोई सर्वहारा नहीं होगा, तो सब समान होंगे कि नहीं? बोलो, जब समाज में कोई बुर्जुआ और कोई सर्वहारा नहीं होगा, मतलब कोई शोषक और शोषित नहीं होगा, तो समाज में मैं आपसे पूछता हूं कि सब लोग समान होंगे या नहीं होंगे? आप ही बताइए मुझे। बिल्कुल होंगे भाई समाज में। ठीक है, तो समाज में समानता स्थापित होनी चाहिए, और इसके लिए ये वर्ग का उन्मूलन करने की बात करते हैं। अर्थात 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 यह है वर्ग के विकास के पक्ष में नहीं है। ये चाहते हैं कि वर्ग होना ही नहीं चाहिए, ये वर्ग के विकास के पक्ष में नहीं है, पक्ष में नहीं है। ये वर्ग का विनाश करना चाहते हैं बच्चे कि वर्ग होना ही नहीं चाहिए, ये वर्ग होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब इनका मानना क्या है कि साध्य पवित्र होना चाहिए। ये साध्य की पवित्रता में विश्वास करते हैं। अभी मैं समझाऊंगा ये क्या होता है। ये साध्य की पवित्रता पर विश्वास करते हैं, साध्य की पवित्रता में विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। ठीक है, उसके लिए ठीक है, चाहे कोई भी साधन अपनाना पड़े, उसके लिए चाहे कोई भी साधन अपनाना पड़े, चाहे कोई भी साधन अपनाना पड़े, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे? तो ये किसकी? साध्य की पवित्रता पर विश्वास करते हैं, उसके लिए चाहे कोई भी साधन अपनाना पड़े। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, ठीक है, समाजवाद क्या है? समाजवाद कहता है मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर ध्यान रखना, समाजवाद कहता है कि समाज में दो वर्ग हैं, ठीक है, एक बुर्जुआ और एक सर्वहारा, एक सर्वहारा। और ये बुर्जुआ और सर्वहारा क्या कर रहे हैं बच्चे? ठीक है, समाज में असमानता व्याप्त कर रहे हैं, समाज में असमानता व्याप्त कर रहे हैं। ये दोनों वर्ग समाज में क्या कर रहे हैं? ये दोनों वर्ग समाज में असमानता व्याप्त कर रहे हैं। ठीक है, समाज में ये असमानता कब तक रहेगी? जब तक वर्ग रहेंगे। बोलो, समाज में असमानता, मेरे प्यारे बच्चे मैं आपसे पूछता हूं, बताओ मेरे प्यारे सभी प्यारे छोटे बहन भाई, कि समाज में असमानता कब तक रहेगी? समाज में ये असमानता कब तक रहेगी? बताओ भाई। जी, तो समाज में असमानता तब तक रहेगी, ठीक है, जब तक ये वर्ग रहेंगे, जब तक क्लास रहेगी, तब तक समाज में असमानता रहेगी। कार्ल मार्क्स क्या चाहते हैं कि समाज में वर्ग नहीं होने चाहिए, लेकिन सभी समान होने चाहिए। वो क्या चाहते हैं कि समाज में वर्गों का अभाव होना चाहिए। अगर समाज में वर्गों का अभाव होगा बच्चे, वर्गों का अभाव होगा, तो इससे समाज में समानता स्थापित होगी, इससे समाज में समानता स्थापित होगी, समानता स्थापित होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, इससे क्या होगी? समाज में समानता स्थापित होगी। तो ये है। अब ये जो समाजवाद है, समाजवाद ही कहता है, देखो समाजवाद क्या कहता है ये आपको समझना है। पहले मैंने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया कि समाजवाद कहता है कि समाज में दो वर्ग हैं, बुर्जुआ, सर्वहारा। सर्वहारा शोषित वर्ग है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, सर्वहारा शोषित वर्ग है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, और जो बुर्जुआ है, बुर्जुआ शोषक वर्ग है, बुर्जुआ शोषक वर्ग है, बुर्जुआ शोषक वर्ग है, ठीक है ना, बुर्जुआ शोषक वर्ग है बच्चे, और ठीक है, सर्वहारा जो है वह शोषित वर्ग है। ठीक है, अब ऐसा होगा क्या मेरे प्यारे बच्चे? बुर्जुआ और सर्वहाराओं के होने से समाज में असमानता व्याप्त होगी, क्योंकि दो स्पेशल क्लास होंगे, जो वर्ग होंगे, और दो वर्गों के होने से बच्चे, ठीक है, जब तक समाज में वर्गों का अभाव नहीं होगा बच्चे, तब तक समानता स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि कार्ल मार्क्स का जो अंतिम उद्देश्य है, समाजवाद का जो अंतिम उद्देश्य है, वह समाज में समानता स्थापित करना है। देखो, जब एक राज्य का विकास हुआ था, जब राज्य का प्रादुर्भाव हुआ था, सब एक जैसे थे, सब समान थे, सब समान थे। लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी लोग हुए, ठीक है, जिन्होंने ठीक संपत्ति पर प्रभुत्व स्थापित करना प्रारंभ किया। कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने संपत्ति पर प्रभुत्व करना स्थापित किया, ठीक है, वो लगातार संपत्ति पर प्रभुत्व स्थापित करते हुए चले गए, और संपत्ति पर प्रभुत्व स्थापित करने के क्रम में वो और ज्यादा संपत्तिशाली बच्चे होते हुए चले गए। और सर्वहारा एक ऐसा वर्ग मेरे प्यारे बच्चे जो कि शोषित वर्ग था,
कैसा था? सर्वहारा जो कि एक शोषित वर्ग था। अब ये जो शोषित वर्ग है सर्वहारा, ठीक है, ये बेचारा वर्ग है, ठीक है, इसके पास है ही संपत्ति, ये तो दूसरों के यहाँ काम करके अपना जीवन यापन करता है, तो कार्ल मार्क्स कहते हैं ये तो गलत है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो ये बोलते हैं कि भाई आर्थिक और राजनीतिक दो प्रकार की समानता लानी चाहिए। आर्थिक समानता और राजनीतिक समानता, दो प्रकार की समानता स्थापित होनी चाहिए। राजनीतिक समानता, तो राजनीतिक समानता को तो मैं कल समझाऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले आज मैं आर्थिक समानता समझाता हूँ आपको। ये राजनीतिक और आर्थिक दो प्रकार की समानता के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आर्थिक समानता के बारे में बात करते हैं। ये कहते हैं कि भाई उत्पादन इसलिए किया जाना चाहिए जिससे कि लोगों की जरूरतें पूरी हो सके, जैसे कि लोगों की जरूरत पूरी हो सके, सॉरी। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि उत्पादन लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए होना चाहिए, लाभ कमाने के लिए नहीं, ठीक है। और अगर उत्पादन लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए होगा तो ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब राज्य उत्पादन करेगा, जब सरकार उत्पादन करेगी, तब पॉसिबल है। अगर निजी व्यक्ति उत्पादन करेगा तो निजी व्यक्ति उत्पादन करने के बाद बेटा ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएगा, और जो जितना लाभ कमाएगा वह उतना ज्यादा संपत्तिशाली होता चला जाएगा, और जो जितना ज्यादा संपत्तिशाली होता चला जाएगा समाज में आर्थिक असमानता उतनी ज्यादा गहरी होती चली जाएगी, समाज में आर्थिक असमानता उतनी बढ़ती चली जाएगी, समाज में आर्थिक असमानता उतनी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि उत्पादन उत्पादन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए होना चाहिए। उत्पादन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए होना चाहिए। उत्पादन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए होना चाहिए, ना कि ना कि लाभ कमाने के लिए, ना कि लाभ कमाने के लिए, ना कि लाभ कमाने के लिए। बस समझ में आ रही है? अच्छा, अब लाभ कमाने के लिए उत्पादन ना हो तो इसके लिए क्या आवश्यक है कि राज्य को उत्पादन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। राज्य को उत्पादन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ना कि निजी व्यक्ति को। राज्य को उत्पादन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए बच्चे, ना कि निजी व्यक्ति को, ना कि निजी व्यक्ति को। क्योंकि निजी व्यक्ति क्योंकि निजी व्यक्ति ठीक है ना, लाभ कमाने के उद्देश्य से उत्पादन करता है। निजी व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से उत्पादन करता है, उद्देश्य से उत्पादन करता है। निजी व्यक्ति बेटा लाभ कमाने के उद्देश्य से उत्पादन करता है, ना कि, ठीक है, ना कि बच्चे, ठीक है, ना कि समाज में, ना कि, ठीक है बेटा, निजी व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से, ठीक है ना, उत्पादन करता है, ना कि वस्तुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु, ना कि वस्तुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु, पूर्ति करने हेतु, पूर्ति करने हेतु। अब यहाँ पर आप समझ लेंगे पूर्ति करने हेतु। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे आप समझ लेंगे कि पूंजीवाद और समाजवाद में क्या अंतर होता है। देखो यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पूंजीवाद और समाजवाद, दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले आप पूंजीवाद को समझेंगे कि पूंजीवाद क्या है, ठीक है। सब लोग प्लीज पूंजीवाद को जानेंगे, पूंजीवाद को समझेंगे कि पूंजीवाद क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चे, पूंजीवाद एक ऐसी विचारधारा होती है, देखो समझो, पूंजीवाद एक ऐसी विचारधारा होती है, हाँ कोई बात नहीं, उद्देश्य दो बार लिख गया कोई दिक्कत नहीं, आप एक ही बार लिख देना। पूंजीवाद बेटा एक ऐसी विचारधारा होती है जो उत्पादन के मामलों में राज्य या सरकार के नियंत्रण को अस्वीकार करती है। पूंजीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो कि कहती है कि उत्पादन के मामले में राज्य या सरकार का किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई भी नियंत्रण नहीं होगा। निजी व्यक्ति बाजार की शक्ति मतलब मांग एवं पूर्ति से प्रेरित होकर उत्पादन करेंगे और लाभ कमाएंगे, जबकि समाजवाद कहता है कि नहीं, निजी व्यक्ति को उत्पादन करने की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि निजी व्यक्ति उत्पादन करेगा तो समाज में असमानता स्थापित होगी, आर्थिक असमानता स्थापित होगी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, पूंजीवादी विचारधारा को उदारवाद क्यों कहते हैं? उदारवाद क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे इस पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि इस पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होता, राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होता, राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होता है, राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसलिए हम पूंजीवादी विचारधारा को क्या कहते हैं बच्चे? उदारवादी विचारधारा कहते हैं। पूंजीवादी विचारधारा को क्या कहते हैं? उदारवादी विचारधारा, क्योंकि राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होता किसी भी प्रकार का। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छा, पूंजीवाद को मेरे प्यारे बच्चे हम लोग, ठीक है, निजीवाद भी कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन। पूंजीवाद को हम लोग निजीवाद भी कहते हैं। क्या हो गया, मक्खी आ गई क्या? पूंजीवाद को निजीवाद भी कहते हैं। पूंजीवाद को निजीवाद क्यों कहते हैं? तो पूंजीवाद को निजीवाद कहने के पीछे रीजन होता है, ठीक है, सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। पूंजीवाद को निजीवाद कहने के पीछे जो मेरे प्यारे बच्चे रीजन होता है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर निजी व्यक्ति को उत्पादन करने की स्वतंत्रता होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर निजी व्यक्ति को उत्पादन करने की स्वतंत्रता होती है। निजी व्यक्ति भी उत्पादन कर सकता है, निजी व्यक्ति भी उत्पादन कर सकता है, उत्पादन करता है, ठीक है, निजी व्यक्ति को उत्पादन करने की स्वतंत्रता होती है, इसलिए इसको निजीवाद कहते हैं। ये बेटा एडम स्मिथ के हस्तक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करती है, बताया था ना मैंने, ये एडम स्मिथ के हस्तक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करती है। एडम स्मिथ के हस्तक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें बोलता है एडम स्मिथ कि उत्पादन के संदर्भ में, उत्पादन के मामले में राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। उत्पादन के मामले में बेटा राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, ठीक है। निजी व्यक्ति, इसलिए इसको निजी बात कहते हैं। निजी व्यक्ति को बाजार की शक्तियों से प्रेरित होकर, निजी व्यक्ति को बाजार की शक्तियों से प्रेरित होकर उत्पादन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, उत्पादन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। निजी व्यक्ति को बाजार की शक्तियों से प्रेरित होकर बच्चे उत्पादन करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो क्लियर है बच्चे? पूंजीवाद, ठीक है, उदारवाद क्यों? क्योंकि राज्य का कोई नियंत्रण नहीं है इसलिए उदारवाद है, ठीक है बेटा। निजीवाद, देखो पूंजीवाद उदारवाद क्यों है?
तो पूंजीवाद उदारवाद इसलिए है बच्चे क्योंकि इस पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं है, उदार है, इसलिए क्या है उदारवाद, कि राज्य का कोई नियंत्रण नहीं है, उदार है, इसलिए उदारवाद है। निजीवाद क्यों? क्योंकि निजी व्यक्ति भी उत्पादन कर सकता है, निजी व्यक्ति के उत्पादन करने पर कोई मनाही नहीं है, निजी व्यक्ति के उत्पादन करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो निजी व्यक्ति उत्पादन कर सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। ये एडम स्मिथ के हस्तक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करती है। उत्पादन के मामले में राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होगा, निजी व्यक्ति को उत्पादन करने की पूरी शक्ति होगी मेरे प्यारे बच्चे, वो बाजार की शक्तियों से प्रेरित होकर उत्पादन करेगा। अब दूसरा है ये, ठीक है, समाजवाद। समाजवाद क्या कहता है बच्चे? समाजवाद कहता है कि निजी व्यक्ति हमेशा अपने लाभ के लिए उत्पादन करता है। ये विचारधारा कहती है कि निजी व्यक्ति हमेशा अपने लाभ के लिए उत्पादन करता है, हमेशा अपने लाभ के लिए उत्पादन करता है, निजी व्यक्ति हमेशा अपने लाभ के लिए उत्पादन करता है, लाभ के लिए उत्पादन करता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। वह वह आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु उत्पादन नहीं करता, है ना बेटा, वह आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु नहीं करता उत्पादन, आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु उत्पादन नहीं करता, नहीं करता है। तो ये ध्यान रखना है, निजी व्यक्ति हमेशा अपने लाभ के लिए उत्पादन करता है, आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु बच्चे उत्पादन नहीं करता। आवश्यकताओं की पूर्ति करना उसका उद्देश्य नहीं होता, उसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना, वह लाभ कमाने के लिए। इससे समाज में वर्ग का विकास होता है, जिससे कि समाज में वर्गों का विकास होता है, समाज में वर्गों का विकास होता है, वर्गों का विकास होता है, और समाज में इससे असमानता व्याप्त होती है, समाज में से असमानता व्याप्त होती है, समाज में से असमानता व्याप्त होती है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। ये समझ में आ गया समाजवाद। इसलिए समाजवाद क्या कहता है कि उत्पादन के संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व होना चाहिए, उत्पादन के संसाधनों पर बच्चे किसका? राज्य का स्वामित्व होना चाहिए, संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व होना चाहिए, स्वामित्व होना चाहिए। और निजी व्यक्ति को उत्पादन करने की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, निजी व्यक्ति को उत्पादन करने की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्वतंत्रता नहीं, निजी व्यक्ति को उत्पादन करने की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उत्पादन के संसाधनों पर राज्य को स्वामित्व होना चाहिए, निजी व्यक्ति को उत्पादन करने की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, ये समाजवाद है जी। ठीक है, क्लियर है जी। एक बार लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी वॉइस थोड़ा ठीक कीजिए, आप ईयरफोन लगा लो लक्ष्मी, ठीक है, थोड़ा सा वॉल्यूम फास्ट कर लो, एक बार प्लीज सब करेंगे। ये बात आई समझ में? देखो मैंने लिखवाने पे थोड़ा सा फोकस किया है, क्योंकि कई बार क्या है कि समझाने में पूरा 1 घंटा चला जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा लिख लिया जाए, और मैंने लिखवाने में फोकस किया तो सारी चीजें मैंने आपको बिल्कुल सुबह से लिख ली। देखो बच्चे, ठीक है, समाजवाद सोशलिज्म एक ऐसी विचारधारा है जिसके प्रतिपादक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स हैं, जिन्होंने 1847 में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक एक बुक लिखी थी, ठीक है। इसके बाद 1864 आपको समझ में आ गया होगा 1864 किस लिए जाना जाता है, कि एक और बुक लिखी गई जो बहुत फेमस हुई बच्चे, दास कैपिटल, ठीक है, दास कैपिटल। और ये दास कैपिटल किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स ने ही लिखी है, दास कैपिटल किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स ने लिखी है, ठीक है ना। ये बेटा समाजवाद पर आधारित एक विचारधारा है जो आर्थिक और राजनीतिक दोनों प्रकार की समानता की बात करती है, ठीक है। ये ठीक है, समाजवाद जो है ये समानता पर आधारित एक ऐसी विचारधारा है मेरे प्यारे बच्चे मोना, जो आर्थिक और राजनीतिक दोनों प्रकार की समानता को स्थापित करने की बात करती है, आर्थिक और सामाजिक समानता को स्थापित करने की बात करती है। ये कहती है कि समाज में दो वर्ग हैं, समाज में दो वर्ग, एक शोषित एक शोषक। जो शोषक है वो बुझवा है, मुट्ठी भर लोग हैं, ये संख्या बल में कम है लेकिन इनके पास संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा है, संख्या बल में कम, संख्या बल में कम है, ठीक है, लेकिन बच्चे ठीक है संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा है इनके पास, संपत्ति का अधिकांशतः भाग इन्हीं के पास है, संपत्ति का अधिकांशतः भाग बच्चे इन्हीं के पास है, ठीक है। ये महत्वाकांक्षी और स्वार्थी वर्ग है, ठीक है, जिसके लिए अपने हित प्राथमिक है और औरों के हित द्वितीयक है। समाज के संसाधनों पर अनैतिक रूप से अधिकार करके उनका अपने हित में ये शोषण करता है, प्रयोग करता है। दूसरा है शोषित वर्ग, ये मजदूर और श्रमिक वर्ग है, ठीक है। ये शोषित वर्ग जो है ये मजदूर और श्रमिक वर्ग है, ये मेहनती, ठीक है, और स्वार्थवाद की प्रवृत्ति से परे, इसमें कोई स्वार्थ ही नहीं, ठीक है, अपने हित के लिए प्राथमिक नहीं है, जिसके पास संसाधनों की कमी है, भूमि और संपत्ति का अभाव है, ये अन्य की भूमि या कारखानों पर मजदूरी करके अपना जीवन यापन बेचारा करता है। तो ये कौन है? ये संख्या बल में अधिक है, ठीक है, ये बेचारा संख्या बल में अधिक है, संख्या बल में बहुत अधिक है, अधिक है, ठीक है, लेकिन संपत्ति में कम है, संपत्ति का बहुत कम हिस्सा उसके पास है। जैसे मैं आज एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, ठीक है, अगर हमारे देश में आप केवल ज्यादा नहीं करो, ठीक है, 20 से 30 बिजनेस हाउसेस को, ठीक है, उनकी संपत्ति को आप जोड़ लो, 20 से 30 हमारे देश में केवल 20 से 30 जो बिजनेस घराने हैं, आप उनकी संपत्ति को जोड़ लो मेरे प्यारे बच्चे, तो बताया आप क्या पाओगे? आप क्या पता है क्या पाओगे? आप पाओगे कि वो जो 20 से 30 लोग हैं ना, वह संपूर्ण भारत की जीडीपी एक तरफ और उनकी बच्चे इनकम एक तरफ, ठीक है, ये हालत है, ठीक है, ये हालत है हमारे देश में जी। अमृता, बिल्कुल आपका मैसेज हो रहा है, अमृता राव क्या आप हीरोइन है, ठीक है, वो कौन सी मूवी थी वो, विवाह हमारी शादी में जी। क्लियर है, क्या क्लास बहुत अच्छी लगी, तो ये बात मैंने आपको समझाई। अब इसके बाद समाज में कार्ल मार्क्स क्या कहता है, ठीक है, कार्ल मार्क्स समाजवाद के अनुसार, समाजवाद के अनुसार अकॉर्डिंग टू सोशलिस्ट, समाजवाद क्या कहता है? समाजवाद कहता है कि भैया समाज में समानता स्थापित होनी चाहिए, और इसके लिए ठीक है ना, ये जो वर्ग है ना, जो वर्गों का विकास हुआ है, इन वर्गों को उन्मूलन करने की आवश्यकता है। अर्थात ये वर्ग के विकास के पक्ष में नहीं है, कि ठीक है, ये साध्य को पवित्र मानते हैं, ये साध्य की पवित्रता पर विश्वास करते हैं। साध्य की पवित्रता का मतलब क्या होता है ज्ञानचंद जी? साक्षी साध्य की पवित्रता का मतलब क्या है? साध्य की पवित्रता का मतलब है समानता। तो इनका मतलब है कि साध्य क्या है? साध्य है समानता, कि समाज में समानता होनी चाहिए, साध्य है समानता, साध्य है समानता, और उसके लिए साधन, साधन कुछ भी अपना लिए जाएं, कोई जरूरत है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, साधन ठीक है ना, कुछ भी अपना लिए जाएं, साधन कुछ भी हो सकते हैं, साधन कुछ भी हो सकते हैं। और यही अंतर है कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी में। ये साध्य की पवित्रता पर बात करता है कि आपका लक्ष्य पवित्र होना चाहिए, ठीक है प्रीति, ठीक है, इसका लक्ष्य पवित्र होना चाहिए। ये साध्य की समानता के बारे में बात, मतलब ये साध्य की पवित्रता पर, कि साध्य जो है, जो आपका लक्ष्य है वो प्योर होना चाहिए। तो लक्ष्य की प्योरिटी पर विश्वास करता है। साधन चाहे आपको कुछ भी अपनाना पड़े, जैसे आपको संपत्तिशाली बनना है, ठीक है, अगर आपको संपत्तिशाली बनना है,
तो साध्य और साधन अगर दोनों पवित्र हो तो इसका मतलब है आपको नैतिक तरीकों से संपत्तिशाली बनना है, आपको एग्जाम निकलना है, आपको एग्जाम क्रैक करना है, आपको भी लेक्चरर बनना है, तो आपको फेयर कंपटीशन करना होगा और उससे ज्यादा मेहनत करनी होगी, पढ़ना होगा, मॉक टेस्ट पीवाईक्यू लगाने होंगे जी, ठीक है। तो आपको वो पीवाईक्यू वगैरह लगानी होगी और उससे मेहनत करके आपको मेरिट क्रैक करनी होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया साध्य और साधन की पवित्रता। लेकिन केवल साध्य की पवित्रता मतलब आपको शिक्षक बनना है, लेकिन साधन पवित्र नहीं है, साधन चाहे कुछ भी हो लेकिन साध्य पवित्र होना चाहिए। तो शिक्षक बनना तो पवित्र है, साध्य है, भाई शिक्षक बनना साध्य है, ठीक है, एक पवित्र प्रोफेशन है, क्योंकि शिक्षक बनने जा रही है कोई गैंगस्टर या फिर आतंकवादी नहीं, तो साध्य तो पवित्र है। अब साधन आपने अपना लिया उसकी चीटिंग, बस बेचारी चीटिंग, कोई सॉल्वर बैठा दिया, चीटिंग करवा ली, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग करके अपनी नकल कर ली, तो इसका मतलब है कि साधन पवित्र होने के बावजूद भी साधन आपका पवित्र रहा। लेकिन आपने फेयर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन किया है, आप टीचर से पढ़े हो, टीचर से पढ़े हो, आपने मेहनत की है, तो अब ऐसी स्थिति में जब आपने क्रैक किया एग्जाम, तो मतलब साध्य और साधन दोनों आपके पवित्र हैं, मतलब साध्य और साधन दोनों आपके पवित्र हैं, ठीक है। चलिए, तो ये कहते हैं बच्चे, अरे क्या मक्खी ने आगे बढ़ा दिया, अच्छा मैंने बढ़ाया था। तो ये कहते हैं कि समाज में दो वर्ग हैं, ठीक है, कौन, एक तो है बुर्जुआ, समझ में आ गया बच्चे, बुर्जुआ जो कि शोषक है, और दूसरा वर्ग है सर्वहारा जो कि बेचारा शोषित वर्ग है, शोषित वर्ग है। तो इससे समाज में असमानता व्याप्त है, मतलब इससे समाज में क्या है बच्चे, ठीक, वर्ग विकास हुआ है। इससे समाज में क्या हुआ है, इससे समाज में वर्ग विकास हुआ है, वर्ग विकास हुआ। हमें क्या करना है, वर्गों का उन्मूलन करना है, बस समझ में आ गया, हमें समाज में वर्गों का अभाव करना है, वर्गों का उन्मूलन करना है, समाज में वर्गों का उन्मूलन करना है, उन्मूलन शब्द बेस्ट है, वर्गों का उन्मूलन करना है। और समाज में वर्गों का उन्मूलन करने से मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, समानता स्थापित होगी। कैसी, दोनों प्रकार की, आर्थिक और राजनीतिक दोनों प्रकार की समानता स्थापित होगी। तो आर्थिक समानता उत्पादन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए होना चाहिए, ना लाभ कमाने के लिए। देखो ये बात सही भी है, लेकिन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए होना चाहिए, लाभ कमाने के लिए नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। उत्पादन बिल्कुल सही बात है, राज्य को उत्पादन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ना कि निजी व्यक्ति, क्योंकि राज्य उत्पादन करेगा तो राज्य लाभ कमाने के लिए उत्पादन नहीं करेगा, राज्य लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उत्पादन करेगा, लाभ कमाने के लिए नहीं करेगा। राज्य लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उत्पादन करेगा, क्योंकि निजी व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से उत्पादन करता है, ना कि वस्तुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। अब यहीं से पूंजीवाद और समाजवाद आया, मैंने आपको समझा दिया कि पूंजीवाद और समाजवाद क्या है, ठीक है। अच्छा अब देखो गांधीवाद, ठीक है ना, मैंने क्या बोला, आज मैं बेसिक समझाऊंगा, कल एडवांस और समाजवाद, और आज ही आकर मैं द्वंदात्मक भौतिकवाद, वर्गीय चेतना, ठीक है, ये सब है ना बात करने लगता, ठीक है, तो आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर समझना। समाजवाद हमारे समझ में आ गया, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो समानता की बात करती है, वह दो प्रकार की समानता की बात करती है, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, आर्थिक समानता कैसे स्थापित होगी कि जब उत्पादन करने का अधिकार निजी व्यक्ति के हाथ में ना होगा, राज्य सरकार के पास होगा, तो राज्य सरकार लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर उत्पादन करेगा, ना कि लाभ कमाने के लिए। निजी व्यक्ति हमेशा लाभ कमाने के लिए उत्पादन करता है, जिससे कि वह और ज्यादा संपत्तिशाली होता चला जा रहा है। ठीक, आय की असमानता समाज में व्याप्त हो जाती है जब निजी व्यक्ति को उत्पादन करने की स्वतंत्रता होती है, तो इससे आय की असमानता समाज में व्याप्त हो जाती है, और आय की असमानता समाज में व्याप्त हो जाने से स्वाभाविक सी बात है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना, फिर संपत्तिशाली व्यक्ति संपत्तिशाली और ठीक है, जो संपत्ति विहीन व्यक्ति है वह और संपत्ति विहीन होता चला जाता है। ठीक है, और ये एक असमानता की स्थिति होती है, किसी भी समाज के लिए ये असमानता की स्थिति खराब होती है, अच्छी नहीं मानी जाती, किसी भी समाज में असमानता की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती, खराब स्थिति मानी जाती है। ठीक है, अब समाजवाद कहता है कि हुआ क्या है कि दो वर्ग हो गए हमारे समाज में, एक संपत्तिशाली, संपत्ति विहीन। हम सब संपत्ति विहीन है बेचारे, संपत्तिशाली तो गौतम अडानी और ठीक है ना अंबानी जी, मुकेश और ये सब लोग संपत्तिशाली वगैरह। ऐसी स्थिति में क्या होगा, समाज में असमानता व्याप्त होगी। ऑब्वियस सी बात है, देखो असमानता तो है, आप उन्हें देखो, ठीक है, अंबानी के बेटों को देखो आप, उनकी भी दो आंखें, दो नाक है, मतलब दो आंखें, एक नाक है, दो पैर, आपकी भी नहीं है, ठीक है, लेकिन आप पाते हैं कि आप उनसे ज्यादा दौड़ सकते हैं, आप उनसे ज्यादा जो ना अच्छा काम कर सकते हैं फिजिकल वगैरह, लेकिन फिर भी आप जो है, ठीक है, वो जो चाहते हैं, वो जो खरीद सकते हैं आप नहीं खरीद सकते उसको, वो जो कर सकते हैं आप नहीं कर सकते, आप फिजिकली कर सकते हैं, ठीक है, आप मेंटली कर सकते हैं, लेकिन आप ठीक है भौतिक रूप से उनकी बराबरी नहीं कर सकते। ठीक है, उनके पास अधिक भौतिक संसाधन है और आपके पास भौतिक संसाधन कम है, जबकि आप दोनों के पास हो सकता है कि समान योग्यता हो, समान क्षमता हो, और समान योग्यता और क्षमता होने के बावजूद भी उनके पास ज्यादा है, ठीक है ना, भौतिक संसाधन और आपके पास कम है। तो यही क्या, यही असमानता है, आप इस बात को समझिए, यही असमानता है। अच्छा अब गांधीवाद और समाजवाद बच्चे, ठीक है, इसको आपको समझना है, गांधीवाद और समाजवाद को सब लोग समझे, मैं आपको समझाऊं। देखो समाजवाद कहता है कि वर्ग विहीन समाज होना चाहिए, वर्ग विहीन समाज होना चाहिए, और राज्य विहीन समाज होना चाहिए, राज्य विहीन समाज होना चाहिए, ये समाजवाद कहता है। ये बात आ रही है सभी को समझ में? चलो ठीक है बेटा, तो वर्ग विहीन समाज और राज्य विहीन समाज, समाजवाद। अब समाजवाद का ये जो राज्य विहीन समाज है, इस आदर्श को समझो, राज्य विहीन समाज भाई, ये तो कहते हैं कि राज्य होना चाहिए, ये तो कहते हैं कि राज्य होना चाहिए, राज्य ही उत्पादन करेगा, निजी व्यक्ति को उत्पादन करने की स्वतंत्रता नहीं होगी, लेकिन राज्य आवश्यकता के आधार पर उत्पादन करेगा। देखो हुआ क्या, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। देखो आप अपने कभी, हाँ मैं बताऊंगा, देखो प्रीति ने पूछा है, प्रीति शर्मा ने पूछा सर ये राज्य विहीन क्या है, सुनीता ने भी पूछा सर ये राज्य विहीन क्या है, ना मैं दोनों बताऊंगा। देखो वर्ग विहीन आपको समझ में आ गया, वर्ग विहीन समाज, राज्य विहीन समझ में नहीं आया, मैं इसको समझाता हूँ, लेकिन एक बात समझना, हाँ ठीक है, मैं सबको समझाऊंगा। अंजलि जी कह रही है सर प्लीज सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाइए। बेटा सिलेबस में गांधीवाद भी है, समाजवाद भी है, पूंजीवाद भी है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़वा रहा हूँ बेटा, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा थोड़ी नहीं है कि मेरे जो मन में आ रहा है मैं वो पढ़ा रहा हूँ जी। अब आइए ठीक है, समझाते हैं आपको, ठीक है, और प्लीज ठीक सब लोग इस बात को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखो राज्य विहीन समाज, ठीक है, मैं कहीं कुछ किसी पॉइंट पर था और बीच में मुझे अंजलि ने टोक दिया, तभी कहते हैं कि क्लास में एक रिदम होनी चाहिए कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है जी, देखो यहाँ पर दोनों सेम है, गांधी जी भी चाहते हैं कि वर्ग ना हो, गांधी जी भी वर्ग विहीन समाज की बात करते हैं, गांधी जी भी कहते हैं कि सभी समान होने चाहिए, गांधी भी वर्ग विहीन समाज की बात करते हैं और गांधी जी भी राज्य विहीन समाज की बात करते हैं। यहाँ पर दोनों के बीच में समानता है, ठीक है, गांधी जी ठीक है नहीं मानते कि बेटा राज्य होना चाहिए, गांधी जी अराजकतावादी है जो नहीं मानते कि राज्य होना चाहिए, ठीक है, और समाजवाद जो है ये भी नहीं मानता कि राज्य होना चाहिए। अब हुआ क्या, ठीक है, इस बात को समझेंगे, ठीक है, सब लोग बहुत अच्छे से जी, ठीक है मुन्ना, आप सब लोग समझिए। देखो अब कोई कमेंट नहीं करेगा ना, हाँ इंटरेस्टिंग कहानी बताने वाला था, हाँ वही बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी जो है ना, हाँ अभी जो है ना, आप 10 मिनट कोई कमेंट नहीं करना, तब मैं बताऊंगा। देखो हुआ क्या, समाज में दो वर्ग एस्टेब्लिश हो गए, ठीक है, जब राज्य का अस्तित्व हुआ था, ठीक है, जब राज्य की अवधारणा विकसित हुई थी, तो राज्य की अवधारणा के विकसित होने पर हम सब समान थे, सभी के पास समान संपत्ति थी, लेकिन कुछ ऐसे मुट्ठी भर लोग,
लेकिन जो कि महत्वाकांक्षी थे, स्वार्थी थे, उन्होंने समाज के अधिकांश संसाधनों पर अपना कब्जा कर लिया और शेष लोग एक संपत्ति विहीन बने रहे। ठीक है, और यहाँ से समाज में दो वर्ग एस्टेब्लिश हुए, एक बुर्जुआ और एक सर्वहारा, एक बुर्जुआ एक सर्वहारा। ठीक है, ये बस बुर्जुआ संपत्तिशाली, ठीक है, ताकतवर वर्ग है जिसके पास अथाह संपत्ति है, और जो सर्वहारा है वो बेचारा एक ऐसा वर्ग है जिसके पास संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं है। वो डेली बेसिस पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अगर वह कहीं मजदूरी करने ना जाए तो वह उस वक्त की रोटी भी ना खा पाए, अपने परिवार का खर्चा भी ना चला पाए। दूसरा बुर्जुआ है, बुर्जुआ जिसके पास इतनी संपत्ति है, अगर उसके आने वाली 7 पुश्तें भी घर पे बैठ के खाएं तो आराम से खाती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात समझना, सर्वहारा और बुर्जुआ समाज में दो वर्ग स्थापित हो गए। तो मैं यहाँ पर बताने जा रहा था आपको कि आप अपने कभी दादाजी से पूछना, बात करना आराम से उनके पास बैठ के कि दादाजी आपके पास अपने जमाने में कितने कपड़े थे, कितने जोड़ी कपड़े थे। तो दादाजी कहेंगे बेटा 2 जोड़ी या 3 जोड़ी, ठीक है, ज्यादा 4 जोड़ी कपड़े थे। और वो कपड़े क्या होंगे, कुर्ता धोती, ठीक है, सफेद कुर्ता सफेद धोती और एक टोपी। अच्छा, एक 2 जोड़ी कपड़ा ऐसा होता था कि कहीं रिश्तेदारी में जाना है तो एकदम सफेद कलफ लगाया हुआ बढ़िया बाकायदा इस्त्री किया हुआ रखा रहता था। जब किसी रिश्तेदारी में जाना है, ससुराल जाना है या किसी के यहाँ जाना है तो उसको पहन के जाते थे। ठीक, बड़े एकदम सुगढ़ लगते थे। और डेली का, क्योंकि डेली का काम जो थे वो खेती बाड़ी थी, तो घर पे पहनने के लिए वो एक, ठीक है, मैली सी कुर्ता धोती होती थी, वो उस तरह की 4 या 5 जोड़ी। ठीक है, आप अपने दादाजी से पूछ लेना, पिताजी से भी पूछ लेना। लेकिन आप खुद देखो, आज आप खुद देखो कि आपके पास कितनी जोड़ी हैं। आपके पास बेटा ऑकेजन के हिसाब से कपड़े हैं। कैसे ऑकेजन के हिसाब से, शादी में पहनने के लिए अलग, सगाई में पहनने के लिए अलग, ठीक है ना, हल्दी के लिए अलग, मेहंदी के लिए भाई साहब अलग, ठीक है, उसके बाद संगीत के लिए आपके पास अलग, है ना, कॉलेज जाने के लिए आपके पास अलग, नाइट के लिए आपके पास अलग, ब्रेकफास्ट के लिए आपके पास अलग, डिनर के लिए आपके पास अलग। ये क्या है बच्चे, आपकी आवश्यकता नहीं है, ये आपकी आवश्यकता नहीं है बेटा, ये क्रिएट की गई है। ठीक है, आपको जरूरत ना होती हुई भी आपकी जरूरत क्रिएट की गई है। इसका मैं सबसे बेहतर एग्जांपल आपको देता हूँ। ठीक है, आपके घर में 4 चीज कम है, 2 मसाले जिसमें से एक नमक हो गया, एक मिर्च हो गया, 2 मसाले नहीं है, एक आपके घर पे ब्रेकफास्ट के लिए पोहा नहीं है और एक ब्रेड नहीं है। आप 4 चीजें, ठीक है, दुकान से लेने जाओ, परचून की दुकान होती है, आप दुकान वाले को कहोगे भैया ब्रेड दे दो, हल्दी नमक दे दो, मिर्च दे दो और पोहा दे दो। आप ऐसा कहते हैं, मैं खुद बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात है। परचून वाला दे देता है, भैया लिख के यहाँ से इतने रुपए हो गए, आपने जो भी 500 700 रुपए बैठे आपने दे दिया, आप सामान उठा कर ले आए। वही 4 आइटम लिखकर आप किसी शॉपिंग मॉल चले जाइए, जैसे विशाल मेगा मार्ट, डी मार्ट चली जाइए, वी मार्ट चली जाइए, रिलायंस फ्रेश चली जाइए, आप उन्हीं 4 चीजों को लेने के लिए जाइए। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, अगर आपके पास रुपए हैं, ठीक है, या तो आप कंगाल हैं तो आप नहीं खरीद पाएंगे, आप आ जाएंगे क्योंकि आपके पास क्रय शक्ति क्षमता नहीं है। अगर आपके पास क्रय शक्ति क्षमता है तो दावे के साथ बोल रहा हूँ, आप 4 नहीं, आप 6 से 7 चीजें लेकर आएंगे। कुछ ऐसी चीजें जो आपकी जरूरत की है भी नहीं, फिर भी आप उनको लेकर आओगे, और खासकर वो चीजें काउंटर के पास रखी रहती हैं, या फिर जब व्यक्ति फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर चढ़कर जाता है तो वो यहाँ पर रखी हुई होती है, जो सीढ़ियां होती है ना, तो सीढ़ियों के साइड में टंगी हुई होती है, तो आप जाओ तो देखते हुए जाओ। खासकर वो लेडीजों के कुर्ते होते हैं, क्योंकि लेडीजों की आदत होती है कुर्तों को देखते हुए जाएंगे, अच्छा ये ऊपर बढ़ती जाएंगे, ऐसे दिखती जाएंगे कुर्ता, अच्छा अच्छा ये हाँ ठीक है, इसकी सलवार ऐसी, अच्छा 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 इसके दुपट्टे का कपड़ा ऐसा हल्का, अच्छा ठीक है, और ऐसे करते हुए, ठीक है, तो आप काउंटर पे पहुंचे तो काउंटर पे आपके लिए तो चॉकलेट रखी हुई होगी, या फिर आपके लिए कोई शैम्पू रखा हुआ होगा, कुछ ऑफर बाय वन गेट वन होगा, बस बच करिए। तो वो आपकी जरूरत है नहीं, वो जरूरत बनाई गई है, क्योंकि आपके पास क्रय शक्ति क्षमता है तो वो बना दी गई है जरूरत आपकी, वो आपकी है नहीं, ये हकीकत बात है। कई ऐसे आइटम होते हैं, ठीक है ना, कई ऐसे आइटम होते हैं जो जीवन में आप एक बार खरीद लेते, कभी यूज भी नहीं करते। ठीक है, खासकर मैं महिलाओं से पूछूंगा, महिलाओं का एक आर्टिफिशियल फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे जूड़ा सा मिलता है, जूड़ा आर्टिफिशियल सा, है ना, वो देखा है तुमने, महिलाओं को पता होगा जितनी भी, और स्पेशली जो मेरे हमारी दीदियां हैं उनको पता होगा कि जूड़ा होता है, ठीक है, उसको आप लोग मंगवा लेते हो जूड़ा को। ठीक है, दूसरा एक आई लेसेस और होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे जो पलक में लग जाते हैं, है ना, आईब्रोज में जो लग जाते हैं, आईब्रोज से और ज्यादा शार्पन और ज्यादा, ठीक है, डेंस हो जाती है, वो मंगवा लेते हो तुम लोग, लेकिन लगाते थोड़ी नहीं हो उनको कभी। तो ये समझना है आपको कि आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी वो क्रिएट की गई है। ये कौन कर रहा है, पूंजी बात, और ये हकीकत बात है। जब औद्योगिक क्रांति हुई यूरोप में, तो यूरोप में होने वाली औद्योगिक क्रांति के दौरान इतना माल बना दिया गया, इतना माल उत्पादित कर दिया गया कि अब लोगों को बताया जाने लगा, ऐसे ऐसे विचार आने लगे, ऐसे ऐसे विचार आने लगे, ऐसे ऐसी थ्योरी आने लगी कि भाई ऊपर क्या ही लेके जाओगे। ठीक है, इंसान अपने साथ ना तो कुछ लेके आता है और ना कुछ छोड़ के जाता है, जो कुछ भी है वो यही है, और जितना खर्च कर सकते हो उतना यहीं पे खर्च कर दो। जी। अमरदीप कह रहा है सर मुझे भी पता है, सब मेरी बीवी मंगाती है और पेमेंट मुझसे करती है। चलो मैं जब तक पानी पी लूँ आप लोग हंसी मजाक कर लो आपस में। सही कहा। चलो यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझसे सहमत हैं भाई। चलिए, नीरज कुमार जी का ज्योग्राफी और इकोनॉमी है। हाँ बिल्कुल, किसी का भी दे सकते हो कोई भी। तो चलिए, शिवानी कह रहे हैं सर लगाते हैं कभी कभी। अच्छा हाँ सर, वो पलक होती है। अ, जी, ठीक है, तो अब मेरी बात आप समझ गए, आप रिलेट कर पाए इस बात को, तो समझ में ना, आवश्यकता है नहीं, आवश्यकता क्या की गई है, क्रिएट की गई है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप अपने दादा दादी से पूछना, ठीक है, 4 जोड़ी कपड़े होते थे, पूरी जिंदगी उन्हीं में कट जाती थी, जबकि आज ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी, ठीक है, इसका जन्म कहाँ से, उसका जन्म हुआ बेटा औद्योगिक क्रांति से। औद्योगिक क्रांति में जब बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुएं उत्पादित की गई, ठीक है, कपड़े उत्पादित किए गए, और लोगों की आवश्यकता थी नहीं, तो आवश्यकता लोगों की बनवाई गई। ऐसे विचारक और ऐसे विचार आए, ठीक है, जिन्होंने कहा, ऐसे विचारक और ऐसे विचार आए जिन्होंने कहा लोगों से, ठीक है, जिन्होंने लोगों से बोला कि भाई क्या लेके जाओगे, ठीक है, सब कुछ तो तुम्हें यहीं पर छोड़कर जाना है, तो भैया अपना यदा जीवे सुखम जीवे गतम जीवे ऋण करतो, कि जब तक जियोगे एकदम खुशी खुशी जियो। ठीक है, जितनी भी सारी वस्तुओं का उपभोग करो, जितना उपभोग कर सकते हो उतना करो। ठीक है, और उसमें आज मैं बेशक आपके सामने आदर्शवादी बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आदर्श हूँ, मैं नहीं करता, मैं भी करता हूँ, बस मुझे मैं भी करता हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे कपड़े हैं। ठीक है, मेरा काम एक छोटी सी कार से चल सकता है, लेकिन फिर भी मेरे पास एक कार है। ठीक है ना, एक कार से चल सकता है 2-3 है, बस मुझे मेरे पैर पे, हम भी सब, ठीक, कहीं ना कहीं, और हमारा पूरा समाज, ठीक है, इसमें बधा हुआ है और इसी आदत पे व्यवहार कर रहा है, दिखावे वाली जिंदगी जिसको हम कहते हैं, हम उन समय पूरी तरह से रम चुके हैं दिखावे वाली जिंदगी में। ठीक है, जैसे किसी लड़की की भाई की शादी आ जाने दो, एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है आजकल, ठीक है, सहेलियों का, बहनों का, ऐसे करके एक, और जैसे मान के चलिए आपके भैया का नाम, ठीक है ना, राहुल है, तो राहुल मैरिज, एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, उसमें पहले से डिसाइड होने लगा, मेहंदी पे तो मैं आज ये पहन रही हूँ, तू क्या पहनेगी, हल्दी पे मैं ये पहन रही हूँ, तू क्या पहनेगी, बस मुझे तो ये क्या ही दिखावा है, मतलब औरों से ज्यादा अच्छा दिखना है, और इसकी होड़ मची हुई है। जी, तो आज बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया ये बात। हाँ, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया, ये तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि समाजवाद वर्गविहीन समाज की बात करता है, राज्यविहीन समाज की बात करता है। राज्यविहीन समाज का मतलब क्या है, ठीक है, जी हाँ, तो अब मैं यहाँ पर समझाऊंगा, ये थ्योरी मैंने समझा दी, अब मैं यहाँ पर आता हूँ प्लीज, राज्यविहीन का अर्थ। जी हाँ, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, समाजवाद कहता है कि जब समाज में 2 प्रकार के वर्गों का विकास हो गया, बुर्जुआ और सर्वहारा, तो कार्ल मार्क्स कहते हैं, वो बोलते हैं कि हे सर्वहारा, ये जो संपत्तिशाली वर्ग जिसे तुम देख रहे हो ना, ये तुम्हारी संपत्ति पर अनैतिक रूप से कब्जा करके संपत्तिशाली बनाया है। जो तुम इन बुर्जुआओं को देख रहे हो, इनके पास ये महंगी महंगी कारें और बड़ी बड़ी जो कोठियां हैं, बंगले हैं, ठीक है, इनके ये वास्तविक हकदार नहीं है, हकदार तुम हो, इनके हकदार तुम हो, ये इसके वास्तविक हकदार नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी ही संपत्ति थी जिस पर कि तुम्हारा अधिकार होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने चालाकी से, ठीक है, इस पर अपना अधिकार कर लिया। अब तुम्हें क्या करना है, तुम लोग संख्या बल में अधिक हो, तो अगर तुम लोग संख्या बल में अधिक हो तो तुम लोग क्या करो, ठीक है, तुम लोग हिंसक क्रांति करो। ठीक है, हिंसक क्रांति से पहले क्या इन्होंने कहा कि लोगों के बीच में वर्गीय चेतना का विकास होना चाहिए।
इन्होंने वर्गीय चेतना का विकास करने की बात कही कि हे बुर्जुआ उठो जागो, अरे कहाँ खो रखे हो तुम लोग, कहाँ खो रखे हो तुम लोग, तुम उठो और तुम जागो, देखो इन्होंने तुम्हारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया, ये आज पैसे वाले बने बैठे हैं, ये तुम्हारी संपत्ति थी। तो वर्गीय चेतना के विकास करने की बात कही और वर्गीय चेतना का विकास करने के बाद सरदारों से कहा कि सरदारा तुम अपने अधिकारों को लेने के लिए हिंसक क्रांति भी अगर तुम्हें करनी पड़े तो तुम हिंसक क्रांति कर लो, और हिंसक क्रांति करने के बाद देखिए इनके संसाधनों पर कब्जा कर लो, देखिए इनके संसाधनों पर अधिकार कर लो, इनके संसाधनों पर, क्योंकि ये इनके नहीं है, वास्तविक रूप में तुम्हारे हैं। तुम्हारे बाप दादाओं ने इनकी जमीनें सींची हैं तब ये जमींदार बने, ठीक है, तुम्हारे बाप दादाओं ने इनके खेतों में हल चलाए हैं तब ये जमींदार बने, तुम्हारे बाप दादाओं ने इनके खेतों में रुपाई और नराई और बुवाई करी है तब ये जमींदार हुए हैं। ये ऐसे नहीं हुए, तुम्हारे बाप दादाओं ने इनकी फैक्ट्री और कोठियों में काम किया है तब ये व्यापारी बने हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हिंसक क्रांति करो, इनके संसाधनों पर अधिकार करो, और जब संसाधनों पर अधिकार हो जाएगा, ठीक है, इनके संसाधनों पर अधिकार हो जाएगा तो सभी के पास समान संपत्ति होगी, सभी के पास समान संपत्ति होगी। अब क्या होगा बच्चे, सभी के पास समान संपत्ति होगी, ना कोई गरीब होगा ना कोई अमीर होगा, और जब सबके पास समान संपत्ति होगी ना मेरे प्यारे बच्चे, ना कोई गरीब होगा ना कोई अमीर होगा, तो ऐसी स्थिति में राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ऐसी स्थिति में राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होगी। राज्य की आवश्यकता कब तक है, लेकिन जब तक उत्पादन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किया जाए। राज्य की आवश्यकता कब तक है, जब तक उत्पादन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किया जाए। ठीक है, अगर हम एक ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेंगे जब सभी के पास समान रूप से संसाधन होंगे, ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा, तो फिर हमें किसी भी प्रकार के राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है जो हम पर नियंत्रण स्थापित करें। ठीक है, हम पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अब हमें किसी भी प्रकार की कोई संस्था की आवश्यकता नहीं है, तो ये क्या कहते हैं कि राज्य नहीं होना चाहिए, राज्य नहीं होना चाहिए, राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसलिए तो इनका ध्यान रखना, इनका शब्द क्या है, पवित्र, इनका शब्द क्या है, पवित्र। कि समानता लानी है भाई, समानता हर एक समाज में अच्छी होती है भाई, समानता सभी के लिए जरूरी है। आप भी चाहते हैं कि ठीक है आप सभी के समान रहें, आप किसी से निम्नतर ना रहें, तो समाज में समानता एक अच्छी बात है, हर एक समाज के लिए समानता अच्छी बात होती है। तो साधन तो पवित्र है, लेकिन साधन क्या है, साधन अपवित्र है, साधन इनका अपवित्र है, साधन इनका अपवित्र है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आएंगे गांधीवाद पर। ठीक है, गांधीवाद क्या कहता है, ये भी कहता है कि वर्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, गांधी जी एक जाति व्यवस्था के समर्थक थे, ये ध्यान रखना, लेकिन ठीक है वे वर्ग विहीन समाज की बात करते थे, जाति व्यवस्था के गांधी जी समर्थक थे, लेकिन गांधी की जाति व्यवस्था वैसी नहीं थी। मेरी बात आप समझते हो ना, गांधी जी कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को ठीक है अपने कर्मों के आधार पर व्यवहार करना चाहिए। गांधी जी कर्मों के आधार पर व्यवहार करने की बात करते थे, लेकिन गांधी जी उस वंशानुगत जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे। वे कर्म के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था है, जो ऋग्वेद काल की थी, उसके विश्वासी थे, उसके समर्थक थे। जी हाँ, गांधी जी ठीक है ना, जाति व्यवस्था के समर्थक थे, मैं फिर से बोल रहा हूं, लेकिन कर्म आधारित, कर्म आधारित, ना कि बच्चे वंशानुगत। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अब गांधी जी भी कहते हैं कि वर्ग विहीन समाज होना चाहिए, राज्य विहीन समाज होना चाहिए। गांधी जी कहते थे ठीक है बच्चे कि राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। गांधी जी बोलते हैं कि राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं, राज्य की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति गांधी बहुत आदर्श हो जाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति आत्म अनुशासन से व्यवहार करेगा, आत्मानुशासन से व्यवहार करेगा, आत्मानुशासन से व्यवहार करेगा। ठीक है, और जब प्रत्येक व्यक्ति बेटा आत्म अनुशासन से व्यवहार करेगा तो स्वाभाविक सी बात है इससे समाज में समानता आएगी, इससे समाज में समानता आएगी, समानता आएगी। ठीक है, और व्यक्ति कैसा होगा, एक दूसरे के साथ अहिंसक व्यवहार करेगा, एक दूसरे के साथ व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा, अहिंसक व्यवहार। तो गांधी कहते हैं कि व्यक्ति आत्म अनुसार व्यक्ति ठीक है आत्मानुशासन से व्यवहार करेगा। आत्मानुशासन मतलब व्यक्ति कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति का ठीक है आत्मनियंत्रण होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए, आत्मनियंत्रण होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि उसे कितना खाना है, कब खाना है। ठीक है, अपनी इच्छाओं पर अपना नियंत्रण होना चाहिए, आत्मनियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, जब वो अपनी आवश्यकता लायक कंज्यूम कर लेगा, जब वो अपनी आवश्यकता लायक कंज्यूम कर लेगा तो शेष को वह दान कर देगा। तो यहीं पर गांधी जी एक सिद्धांत देते हैं जिसका नाम होता है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आप लिख लेना, न्यासता का सिद्धांत। न्यासता का सिद्धांत मैं समझा देता हूं, लिखा आप खुद लेना। न्यासता का सिद्धांत, न्यासता का सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति केवल उतने का ही स्वामी है जो उसकी आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता वह उतने का हकदार है। मैं लिख देता हूं, मुझे पता है तुम लोग नहीं लिखते हो। जितनी आवश्यकता उतने का हकदार, ये होता है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। जितनी आवश्यकता उतने का अधिकार है, उतने का अधिकारी है, जितनी आवश्यकता है उतने का अधिकारी है। तो व्यक्ति की जितनी आवश्यकता है बेटा वो उतने का अधिकारी। मतलब अगर मान के चलिए सपोज मैं बेटा महीने पे ठीक है ना 1000 रुपये कमाता हूँ, मान के चलो मैं 1000 रुपये कमाता हूँ, लेकिन ठीक मेरा जितनी भी आवश्यकता है वह 500 रुपये में पूरी हो जाती है। ठीक है, मेरा रोटी कपड़ा मकान ठीक है मेरी 500 रुपये में मेरी आवश्यकता पूरी हो जाती है। जो शेष बचा हुआ 500 रुपया है, लेकिन मैं उसका स्वामी नहीं हूँ, ठीक है उसका मैं कौन बचे ट्रस्टी हूँ, वो शेष 500 रुपये मुझे दान कर देना चाहिए। आपको सुनने में लगेगा कि यार ऐसा कौन करता है, आदमी अंधा हो रहा है कमाने के चक्कर में, अपनी दान की तो छोड़ो वह दूसरे की हड़पना चाहता है। लेकिन बेटा ऐसा हुआ है, गांधीवादी थे आचार्य विनोबा भावे, गांधी जी के शिष्य थे, उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया, लोगों ने अपनी जमीनें दान की। आज की डेट में एक कॉन्सेप्ट होता है सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। ठीक है, हर एक कंपनी अपने प्रॉफिट से बेटा 2% 1% दान करती है। ठीक है, ऑर्फनेज को दान करती है, मतलब जो अनाथ आश्रय होते हैं उनको दान करती है, विधवा आश्रम जो होते हैं, वृद्धाश्रम जो होते हैं, ओल्ड हाउसेस वगैरह जो होते हैं, ठीक है ऐसे दान कर रही है मेरे प्यारे बच्चे हर एक संस्था। इसलिए कई बार आपने देखा होगा पतंजलि वाला भावुक करता है लोगों को कि हमारी आय का इतना % गरीब कन्याओं की पढ़ाई के लिए जाता है, या फिर विधवा महिलाओं के भरण पोषण के लिए जाता है, या फिर वृद्धाओं के लिए जाता है। ऐसा नहीं करे बेटा, वो सीएसआर है। ठीक है, वो सीएसआर है। ये बता दिया समझ में, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी है। तो जितनी आवश्यकता ठीक है व्यक्ति की जितनी आवश्यकता है वह उतने का अधिकारी है, जितनी आवश्यकता है उतनी का अधिकारी है। ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, न्यासता का सिद्धांत है। और जो मार्क्सवादी है ठीक है, कार्ल मार्क्स तो तब तक रहे नहीं, लेकिन जो मार्क्सवादी है ठीक वो लोग बोलते हैं कि ये गांधी जी मजाक करते हैं, ऐसा कोई कर सकता है क्या, ऐसा कोई कर सकता है। तो ये भी बोलते हैं कि राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, गांधी जी बोलते हैं कि राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। गांधीवाद भी बेटा राज्य की अवधारणा को स्वीकार करता है, राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, ये भी राज्य की अवधारणा को। तो ये भी वर्गहीन समाज की बात करते हैं, ये भी राज्य विहीन समाज की बात करते हैं, ये भी वर्गहीन समाज की बात करते हैं, राज्य की विहीन समाज की बात करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखना है बच्चे आपको कि इनका ये साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में बात करते हैं। ये कहते हैं कि साध्य भी पवित्र होना चाहिए, साध्य के पवित्र होने के साथ साथ साधन भी पवित्र होना चाहिए। साध्य के पवित्र होने के साथ साथ बेटा आपका साधन भी पवित्र होना चाहिए। दोनों की पवित्रता में विश्वास करते हैं कि साध्य भी पवित्र होना चाहिए, साधन भी पवित्र होना चाहिए। ये साध्य पवित्र और साधन के अपवित्र होने की बात करते हैं। भाई साध्य तो पवित्र हो लेकिन साधन ठीक है कैसा भी हो चलेगा, साधन कैसा भी हो चलेगा। जैसे कि राजपूत युद्ध लड़ते थे तो राजपूतों के नियम थे युद्ध लड़ने के, उनके लिए जीत ही सब कुछ नहीं थी।
राजपूत में कुछ नियम थे, सूर्यास्त के बाद वो एक भाला नहीं फेंक सकते, एक तीर नहीं चला सकते, भागते हुए शत्रु की पीठ पर कभी वार नहीं कर सकते, कभी छल से नहीं कर सकते बार। कोई भी शत्रु अगर जिसके घाव लगे हुए हैं शरीर में, ठीक है, वो उस पर प्रहार नहीं करेंगे, ठीक है, कमर से नीचे कभी भी नहीं मारेंगे, कभी भी जंघा पे नहीं मार सकते थे बेटा राजपूत, कभी भी, ठीक है। लेकिन ये जितने भी तुर्क आक्रमणकारी थे, इनके लिए केवल युद्ध जीतना ही उद्देश्य था, साम दाम दंड वेद। लेकिन बाबर ने खानवा का युद्ध कैसे जीता? राणा सांगा की सेना सुबह 4 बजे सो रही थी बेटा, बहुत चुपके से नदी को पार किया और अचानक से सोती हुई राणा सांगा की सेना पर हमला कर दिया। बस बेचारी पृथ्वीराज चौहान साहब को धोखे से मारा, राव रतन सिंह को बच्चे धोखे से कैद कर लिया अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, धोखा। और मैं तुम्हें बहुत दिलचस्प बात बता रहा हूँ कि शेरशाह की बात है, आई थिंक शेरशाह की बात है, हाँ शेरशाह सूरी की बात है। तो शेरशाह सूरी ने, ठीक है ना, चंदेरी के दुर्ग पर विश्वासघात करके उसे अपने राज्य में मिला लिया, विश्वासघात करके उन्होंने उस किले को जीत लिया। और इससे शेरशाह का बेटा इतना ज्यादा आहत हुआ, इतना ज्यादा आहत हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली कि मेरे बाप ने क्या किया, ठीक है। तो इसके लिए केवल और केवल, ठीक है, युद्ध में जीतना ही होता था, जैसे कि मार्क्सवादियों का साध्य पवित्र होना चाहिए, साधन चाहे कुछ भी हो, ठीक है। ये वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज के बारे में, ठीक है ना, बात करते हैं तो ये कहते हैं कि सबसे पहले राज्यविहीन समाज को स्थापित करने के लिए क्या होना चाहिए? वर्गीय चेतना का विकास होना चाहिए। जब लोगों में ये चेतना आएगी कि इन्होंने हमारा शोषण किया है, इन्होंने हमारे संपत्ति पर अधिकार किया है, कब्जा किया है, तो इससे हिंसक क्रांति होगी, हिंसक क्रांति के बाद संसाधनों का अधिकार होगा और बच्चे सभी के पास समान संपत्ति होगी, संपत्ति का समान रूप से बंटवारा होगा। और जब संपत्ति का समान रूप से बंटवारा होगा तब एक ऐसी स्थिति आएगी कि जहां राज्य की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जहां पर राज्य की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है बच्चे, जहां पर राज्य की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वही गांधी कहते हैं कि राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति आत्मनुशासन से। अरे गांधी, आत्मनुशासन से व्यक्ति कैसे काम कर लेगा ये बताओ? प्रत्येक व्यक्ति आत्मनुशासन से अगर काम करेगा, आत्मनियंत्रण से अगर काम करेगा, ठीक है, तो समानता आएगी। और जब समाज में समानता आएगी, कैसे लोग अहिंसक व्यवहार करेंगे। और वो ट्रस्टिज्म का सिद्धांत देते हैं, वो कहते हैं कि व्यक्ति की जितनी आवश्यकता है उतनी का अधिकारी है, शेष का उसको क्या हो जाना चाहिए? ट्रस्टी, ठीक है, रेस्ट इज ट्रस्ट, शेष का वह ट्रस्टी हो जाना चाहिए। लेकिन आप तो महात्मा गांधी साध्य और साधन दोनों की पवित्रता की बात करते हैं, महात्मा गांधी साध्य और साधन दोनों की पवित्रता के बारे में बात करते हैं। ठीक है बेटा, गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं कि कैसा होना चाहिए बच्चे? ठीक है, राज्यविहीन समाज होना चाहिए, वर्गविहीन समाज होना चाहिए। और गांधी इसी राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज को रामराज्य कहते हैं। इसी को गांधी ने रामराज्य कहा है, रामराज्य, जहां पर व्यक्ति आत्मनुशासन, आत्मनियंत्रण से बच्चे व्यवहार करता है। क्योंकि गांधी कहते हैं कि राज्य, राज्य तो, ठीक है, बल प्रयोग का एक साधन है। गांधी कहते हैं कि राज्य तो बल प्रयोग का एक साधन है। चलिए एक मिनट रिफ्रेश करना कमेंट। चलिए बेटा, मैंने कहाँ तक, चलो ये बताओ, लास्ट आपने कहाँ तक सुना है? लास्ट आपने कहाँ तक सुना है मुझे बताइए। अच्छा, अब मतलब कह रहे हैं कि राज्य तो बल प्रयोग। हाँ, अच्छा, तो मतलब यार बहुत देर हो गई इसका मतलब, ये तो मैंने बहुत पहले बता दिया था। चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। नहीं, क्लास ओवर नहीं हुई, वो नेटवर्क इशू हो गया था, क्लास ओवर नहीं हुई, कोई नेटवर्क इशू था। जी, ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे गांधी जी कहते हैं कि भाई अगर हम आत्म अनुशासन, ठीक है, आत्मनियंत्रण से कार्य करेंगे, अगर हम आत्मनुशासन, आत्मनियंत्रण से कार्य करेंगे तो राज्य की कोई आवश्यकता महसूस ही नहीं होगी, हमें राज्य की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि राज्य तो बल प्रयोग का एक साधन है। भाई राज्य तो कानून का डर दिखाकर हमसे काम करवाता है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि भाई चोरी करना गलत बात है, आप शायद ना माने, मैं कहूं कि हृदय परिवर्तन करो, चोरी मत करो, हृदय परिवर्तन करो, किसी से गलत मत बोलो, हृदय परिवर्तन करो, किसी को ऊंचा है नीचा मत दिखाओ, काम क्रोध मद लोभ अहंकार ईर्ष्या, ठीक है, सबसे आप मुक्त हो जाओ, एक, ठीक है, बहुत चरित्रवान व्यक्ति की तरह आप बिहेव करो, ठीक है। तो मैं आपसे लगातार बोलूं कि आत्मनुशासन, आत्मनियंत्रण, ठीक, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या अहंकार इन सबसे मुक्त होकर व्यवहार करने की मैं आपसे बात कहूं, आप नहीं मानेंगे। इनफैक्ट आपको भी बताएगा, आप में से बहुत सारे लोग क्लास में मुझे गाली दे जाते हैं, तो आत्मनियंत्रण की बात बेटा नहीं चलती, ठीक है ना। तो इसलिए राज्य की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि राज्य कानूनों का डर दिखाकर आपसे काम करवाता है। चोरी करोगे सजा होगी, मर्डर करोगे सजा होगी, ठीक है, किसी के साथ कोई गलत व्यवहार करोगे सजा होगी। तो इसलिए गांधी जी कहते हैं कि राज्य तो बल प्रयोग का एक साधन है, ठीक है, राज्य तो बल प्रयोग करके काम करवाता है, राज्य तो बल प्रयोग का एक साधन है, तो इसलिए राज्य भय दिखाकर काम करवाता है, ठीक है, राज्य भय दिखाकर काम करवाता है, गांधी बोलते हैं। तो इसलिए जब हम आत्मनियंत्रण, आत्म अनुशासन से कार्य करेंगे, जब हम आत्मनियंत्रण और आत्म अनुशासन से कार्य करेंगे तो हमको किसी भी प्रकार के,
ठीक है, राज्य की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान रखना, तो इनका जो राज्यविहीन समाज है वो राम राज्य कहलाया। मैंने बताया था महात्मा गांधी का जो राज्यविहीन समाज है वो राम राज्य है। ये भी एक आदर्श स्थिति है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि व्यक्ति, ठीक बच्चे एक बताओ, आप खुद बोलो, ऐसा हो सकता है क्या? एक व्यक्ति आत्मनियंत्रित और आत्मानुशासन होकर व्यवहार करे, सब बकवास है। वहीं समाजवाद की आप बात करें तो ये जो कार्ल मार्क्स कह रहे हैं ना कि जब हिंसक क्रांति होगी और संसाधनों पर हम लोग अधिकार कर लेंगे, बुर्जुआओं के संसाधन पर जब हम अधिकार कर लेंगे और फिर अधिकार करने के बाद सभी में समान रूप से संसाधनों का बंटवारा करवा दिया जाएगा। जब संसाधनों पर अधिकार हो जाएगा और संसाधनों पर अधिकार हो जाने के बाद ठीक है सभी लोग आपस में एक दूसरे के साथ संसाधनों पर ठीक है समान रूप से अधिकार कर लेंगे, तो ना तो किसी के पास ज्यादा संपत्ति होगी ना कम संपत्ति होगी, और जब ना किसी के पास ज्यादा है ना कम संपत्ति है तो कोई एक दूसरे की संपत्ति को छीनेगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमें राज्य की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भैया हम खुद ही अपने आधार पर व्यवहार करने लगेंगे, हम खुद ही अपने आधार पर काम करने लगेंगे, तो हमारे लिए हमारे पास राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी के पास समान संपत्ति है, संपत्ति का सभी लोगों में समान रूप से बंटवारा कर दिया गया, राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको समाजवाद ने साम्यवादी स्थिति कहा है। साम्यवाद भी एक आदर्श स्थिति है, जैसे राम राज्य की आदर्श स्थिति है, ठीक है, जैसे साम्यवाद, जैसे समाजवादी राम राज्य पर हंसते हैं कि राम राज्य प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति आत्मनियंत्रित और आत्मानुशासित हो जाए, तो वैसे साम्यवाद की एक आदर्श स्थिति है। साम्यवाद को भी प्राप्त करना बहुत मुश्किल है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है क्या कि सब लोगों के पास समान रूप से संपत्ति हो जाए? चलो मैं तो ये कह रहा हूं कि हो भी जाए सबके पास समान रूप से संपत्ति, फिर भी व्यक्ति बेटा दूसरे की संपत्ति भरना चाहेगा, फिर भी वो अपनी संपत्ति से, क्योंकि अपनी थाली में सबको घी कम लगता है, दूसरे की में ज्यादा लगता है। ठीक है, तो एक जनरल सा ह्यूमन नेचर है ये। चलिए ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई तो ठीक है। देखिए इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चे। सारी चीजें मैंने आपको समझा दी बहुत अच्छे से। देखो क्या क्या हमने समझा, एक तो हमने गांधीवाद और समाजवाद दोनों में क्या अंतर है, साम्यवाद समझा, उधर हमने गांधी का राम राज्य समझा, गांधी का ट्रस्टी का सिद्धांत प्लस पूंजीवाद और समाजवाद में क्या अंतर है, सारी चीजें समझी और इतने शानदार तरीके से समझी, इतने शानदार तरीके से और इतनी कठिन अवधारणा कि बहुत आनंद आ गया। थैंक यू सो मच। आज मिलेंगे रात 8 बजे वाली क्लास में, सब लोग आ जाना, ठीक है, सब लोग आ जाना, ठीक है। थैंक यू। आकांक्षा में बता दूंगा, टाइम टेबल में डलवा दूंगा आपके एप्लीकेशन पे टाइम टेबल, ठीक है। थैंक यू।